students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is Sun, Moon and the Earth. यानी कि सूरज, चांद और धरती. Tickle your brain to answer. Why do we not have eclipses on all new moon and full moon days? Eclipses यानी कि ग्रहण जो होता है वो न्यू मून और फुल मून के दिनों में क्यों नहीं होता? We see astronauts floating in space but not on Earth. Why? जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस में उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो अर्थ पे क्यों नहीं उड़ पाते? इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं. सबसे पहले शुरू करेंगे सन यानी कि सूरज. The sun is the center of our solar system. It gives us heat and light. Without the sun's energy, the earth would have no life at all. तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बिल्कुल सेंटर में आपका क्या है? सन. सन बीच में होता है. उसके आसपास आपके जितने प्लैनेट्स हैं वो स्पाइरलिंग वे में रिवॉल्व कर रहे होते हैं. इसी सन से हमको हीट मिलती है और लाइट मिलती है. अगर सूरज नहीं होगा तो हमारे प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. The sun is the closest star to the earth. तो अर्थ से सबसे पास जो आपका स्टार है वो सन है. It is a hot ball of glowing gases. Like our sun, there are numerous other stars scattered across our galaxy. The Milky Way. तो हमारा जो सन है, अर्थ के सबसे पास जो स्टार है वो सन है. एक बड़ी सी हॉट बॉल है जिसमें अलग अलग टाइप की गैसेस हैं जो ग्लो करती हैं जिसकी वजह से हमें लाइट प्रोड्यूस होती है. जैसे सन एक स्टार है ऐसे ही n नंबर ऑफ स्टार्स हैं यानी कि बहुत सारे स्टार्स हैं बिल्कुल सन के जैसे ही बट हमें दिखते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर हैं. तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. सन हमारा सोलर सिस्टम में है. सोलर सिस्टम में हमारा प्लैनेट अर्थ भी है. अब इसको सोलर सिस्टम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सन ही बिल्कुल सेंटर में है जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं एक जगह पे. और सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी में है? मिल्की वे गैलेक्सी. द एवरेज डायमीटर ऑफ द सन इज 8,64,000 miles, which is about 109 times the size of the earth. तो इतना बड़ा है हमारा सूरज अर्थ के कंपैरिजन में. अर्थ के कंपैरिजन में 109 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है. कितना डायमीटर है आपके सन का? 8,64,000, करीबन 109 टाइम्स बड़ा हमारी अर्थ से. It is mainly composed of two gases, hydrogen and helium. The temperature at the center of the sun is about 27 million degrees Fahrenheit. तो सन में आपकी मेन जैसे आपकी अर्थ पे अलग अलग टाइप की गैसेस हैं वैसे ही सन में जो दो गैसेस हैं वो है हाइड्रोजन और हीलियम. और सन के सेंटर पे बिल्कुल कोर पे आपका जो टेम्परेचर है वो 27 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट है. 100 डिग्री वाला टेम्परेचर को ही टच करके हाथ में आग लग जाती है, जल जाता है, चोट लग जाती है. तो सोचिए इतना सारा टेम्परेचर कितना गर्म होगा. मून यानी कि चांद. Moon is a larger natural object that orbits or travel around the earth. It is about 1/4 of the size of the earth. तो moon छोटा होता है और earth के आसपास orbit करता है, travel करता है. It is about 3,84,400 kilometers away from the earth. It is our closest neighbor in space. It takes around 28 days to complete one revolution around the earth. The moon does not give out any light of its own. It only reflects the light of the sun. अब आपका जो moon है वो अर्थ से करीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर है. अर्थ के सबसे पास है ये. उसके बाद अर्थ के आसपास मून को रिवॉल्व करने में, ट्रैवल करने में 28 दिन लगते हैं. तो हमेशा आप नोटिस करिएगा जो आपका न्यू मून पूरा पूर्णिमा निकलती है, पूरा चांद आपको दिखाई देता है, वो आपको 28 दिन के पीरियड में ही दिखाई देगा. मून जो है उसमें अपनी कोई लाइट नहीं है, सन की लाइट उस पर पड़ती है जिसकी वजह से आपको मून दिखाई देता है. और अब क्योंकि जो सन, मून और अर्थ है अलग अलग पोजीशन पे है तो जब आपके अर्थ जो है वो धीरे धीरे करके आपके सन और मून के बीच में आता है तो आपका जो चांद है वो आपको दिखना धीरे धीरे कम होता है. इसी वजह से आपको मून की अलग अलग शेप्स अलग अलग टाइम पे दिखाई देती है. सरफेस ऑफ द मून.
The surface of the moon is covered with a layer of dust. It has mountains, craters and valleys. Craters are deep holes that have been made when solid bodies like meteorites crashed into the moon's surface. Lava that flowed from these craters covered the earlier craters and they look smooth and dark now. There is no life on the moon because there is no atmosphere surrounding the moon. आपका जो मून का सरफेस है वो धूल मिट्टी से घिरा हुआ है और इसमें माउंटेन्स हैं, क्रेटर्स हैं, वैलीज हैं. क्रेटर्स क्या होता है? मीटियोराइट्स होती हैं. ये हेवनली बॉडीज होती हैं. जब किसी भी सरफेस पे टकराती हैं तो ये एक सरफेस का फॉर्मेशन करती हैं. तो क्रेटर्स आपके गड्ढे की तरह होते हैं. ऐसी एक डार्क सी वैली होगी, ऐसा एरिया होगा. अर्थ की सरफेस से भी बहुत सारे ऐसे क्रेटर्स होते हैं जहां पानी भर जाता है, फिर वहां पॉन्ड्स वगैरह बन जाते हैं. तो सिमिलरली आपके मून पे भी ऐसे क्रेटर्स हैं. लावा निकलता है, वो लावा जब इन क्रेटर्स पे फिल इन हो जाते हैं तो वो एक डार्क रीजन का, ये जो आपको डार्क रीजन्स दिख रहे हैं कहीं कहीं पे, ये क्रेटर्स में लावा जब फॉर्म हो जाता है तो एक फ्लैट स्मूथ सर्फेस बन जाता है जो इस तरीके का डार्क हमें अर्थ की सर्फेस से दिखाई देता है. अब मून पे अर्थ की तरह कोई लाइफ नहीं है क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब एयर भी नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है. तो ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे कोई लाइफ नेचुरली पॉसिबल नहीं है. इफ यू शाउट ऑन द मून नोबडी कैन हियर you. This is because sounds travel in air and there is no air on the moon. तो आप जितना भी चिल्लाना है आपको मून पे जाके आप चिल्ला सकते हैं क्योंकि किसी को आवाज ही नहीं आएगी. रीजन बीइंग कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर की जरूरत होती है और एटमॉस्फेयर मून पे नहीं है, तो हवा नहीं है, तो आवाज आप कितना भी चिल्ला लीजिए वहां पर आवाज नहीं आएगी. The atmosphere on the earth absorbs a part of sunlight, so it does not become so hot during the day, but there is no protection against the strong rays of the sun on the moon. तो मून जो है थोड़ा बहुत पार्ट सन का जो रेज है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन रात के टाइम पे ये जो स्ट्रॉन्ग रेज होती है सन पे, मून पे जो पड़ती हैं सन की, उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं हो पाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर है ही नहीं. नो इट टू. The moon is about 4500 million years old, the same age of the earth. तो मून जो है करीबन 4500 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, अर्थ की एज के लगभग इक्वल है. फेजेस ऑफ द मून. फेजेस ऑफ द मून मतलब जो आपको अलग अलग, आपको चांद आप आज देखिए, कल देखिए अलग शेप का दिखाई देगा, हफ्ते भर के बाद अलग शेप का दिखाई देगा. तो ये जो अलग अलग शेप्स होती हैं मून की, इसको बोलते हैं फेजेस ऑफ मून. The moon appears to change the shape every day when we see from the earth. These changing shapes of the moon are due to revolution of the moon around the earth. तो अर्थ के आसपास ही मून रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं इसकी वजह से एवरी डे आप जब अर्थ से मून को देखेंगे, हर दिन आपको चांद का जो फेज होता है, अपीयरेंस होता है, वो अलग शेप का दिखाई देगा. The side of the moon facing us receives a varying amount of sunlight as it is continuously moving around the earth. Its shape varies from a thin crescent to a full moon. These different shapes of the moon are known as phases of moon. तो आपका जो बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है, ये आपका सन है. अब मून जो है वो अर्थ के आसपास घूम रहा है और जो अर्थ है वो सन के आसपास घूम रहा है. तो धीरे धीरे करके ये जो सन है वो धीरे धीरे मून और सन के बीच में आता है. तो इसी वजह से आपको अलग अलग शेप्स मून की दिखाई देती हैं. अब जिस दिन ये अर्थ कंप्लीटली दोनों के बीच में आ जाता है उस दिन आपको चांद दिखाई ही नहीं देता, और जिस दिन ये अर्थ बिल्कुल थोड़ा दूर होता है, दोनों के बीच में नहीं आता है, अलग डायरेक्शन में होता है, उस दिन आपको फुल मून दिखाई देता है. तो इसे कहते हैं phases of the moon. The phases of the moon depend on its position in relation to the sun and the earth. तो sun और earth कहाँ पर है, किस पोजिशन पे है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका मून किस टाइप का आपको दिखाई देगा. तो पहला है न्यू मून, डे 1. The new moon is that phase of the moon when the moon is not visible from the earth. The side of the moon facing the earth does not receive any sunlight. तो पहला दिन है न्यू मून का. न्यू मून के दिन आपको बिल्कुल भी ये जो चांद है वो नहीं दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर. क्यों होता है? क्योंकि जो साइड मून का अर्थ की तरफ है वहां पर
सन की लाइट नहीं पड़ रही होती तो आपका डे 1 में आपको मून बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। फिर दूसरा दिन आता है क्रेसेंट मून का, ये वाला। तो जो क्रेसेंट मून होता है वो आपका डे 3 होता है। A small thin covered area of the moon receives sunlight. The moon appears like a crescent and is called crescent moon. अब डे 3 में क्या होता है, हल्का सा ये जो सन अर्थ की पोजीशनिंग है ये थोड़ी सी ऊपर होती है और हल्का सा आपका सनलाइट पड़ता है मून पे। तो जिस छोटे से पोर्शन पे जहां पे आपकी सनलाइट पड़ती है वो अर्थ को दिखाई देने लग जाती है। और ये क्रेसेंट, ये जो शेप होती है इस शेप का नाम क्रेसेंट होता है, जिसकी वजह से इस टाइप की शेप की मून को बोला जाता है क्रेसेंट मून। फिर आता है तीसरा हाफ मून, डे 7। हाफ मून यानी कि ये फर्स्ट क्वार्टर। The moon looks like half circle. Half of the moon is lit by sunlight and is visible from the earth. अब आधे हिस्से पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, अर्थ बीच में नहीं होता है, तो हमें आधा हाफ मून दिखाई देता है डे 7 पे। फिर फोर्थ होता है, इसे बोलते हैं गिब्बस मून, डे 8। गिब्बस मून ऐसा होता है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। We can see 3/4 of the moon from the earth। इस दिन आपको 3/4 दिखाई देगा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। फिर आता है फिफ्थ full moon, day 14. The entire side of the moon facing the earth receives sunlight. The moon appears as a full moon. तो इस दिन क्या होता है, अर्थ सन और मून के बीच में होता ही नहीं है, जिसकी वजह से जिस पार्ट पे मून के सन की सनलाइट पड़ती है वही पार्ट अर्थ को दिखाई देता है 14th डे में। तो इस 14th डे में आपका जो मून है वो आपको पूरा दिखाई देगा, फुल मून इस तरीके का। और उसके बाद वापस वही साइकिल शुरू हो जाती है, धीरे धीरे आपको कम दिखने लगता है। द फेजेस ऑफ द मून रिवर्स आफ्टर डे 14 एंड द साइकिल कंटिन्यूज। 14 दिन के बाद वापस से वही, गिब्बस के बाद फुल मून आया था, अब फुल मून जैसे दिख जाएगा उसके नेक्स्ट डे फिर गिब्बस, लास्ट क्वार्टर क्रेसेंट मून एंड न्यू मून। तो बीच में आपका ये है, उससे पहले उसके बाद आपका सेम साइकिल कंटिन्यूड रहता है। Note 2. Footprints of the astronauts who have visited the moon will remain visible on it for at least 10 million years because there is no erosion on the moon. एस्ट्रोनॉट्स जो मून पे जाते हैं, स्टेप करते हैं, जो फुटप्रिंट्स रह जाते हैं वो अराउंड 10 मिलियन ईयर्स तक वहीं पर रहते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर नहीं है, तो एयर नहीं है तो कोई इरोजन यानी कि कोई चीज हिलेगी ही नहीं, तो करीबन 10 मिलियन साल तक आपके फुटप्रिंट्स वहीं पर रहेंगे। मैन ऑन द मून यानी कि कौन से इंसान आपके चांद पर गए हैं। The first manned mission to the moon happened on July 16th, 1969. On this day, Apollo 11 Saturn V phase space vehicle was launched from Cape Kennedy Space Center, Florida, USA, carrying Commander Neil Armstrong, Command Module Pilot Michael Collins and Lunar Module Pilot Edwin Buzz Aldrin। तो आपका पहला मैन्ड मिशन का मतलब क्या होता है, इससे पहले भी काफी सारे स्पेस मिशंस मून पे हुए हैं, रॉकेट्स को भेजा गया है, लेकिन उस पे कोई इंसान यानी कि ह्यूमन बीइंग नहीं था। लेकिन पहला मैन्ड मिशन यानी कि रॉकेट्स में इंसानों को भेजा गया था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। तो ये जो तीनों थे इनको भेजा गया था, जिसके मेन कमांडर थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भेजा गया था आपके जुलाई 16, 1969 में फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। द लॉन्च मॉड्यूल ईगल लैंडेड ऑन मून ऑन जुलाई 20, 1969 at about 109 hours 42 minutes after the launch. Armstrong put his first step on the moon. तो फाइनली करीबन 109 घंटे 42 मिनट्स के बाद ये लॉन्च के पहुंचे मून पर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम रखा मून पे। Note 2.
Rakesh Sharma was the first Indian astronaut to go into space on April 3rd, 1984. उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद हमारे भारत देश में पहले ऐसे व्यक्ति जो कि पहुंचे मून पर वो थे राकेश शर्मा, अप्रैल 3rd, 1984 में। अब हम पढ़ेंगे एक्लिप्सेस यानी कि ग्रहण के बारे में। The earth and the moon block sunlight and cast their shadow on the other. An eclipse is a partial or total blocking of the light of the sun by a heavenly body like the earth or the moon. अब आपके eclipses कैसे पढ़ते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि अर्थ जब सन और मून के बीच में आ जाता है, सन की लाइट मून तक नहीं पहुंच पाती है, तब आपके eclipses होते हैं। Two types of eclipses are solar eclipse and lunar eclipse. तो दो टाइप के आपके eclipses हैं, एक है सोलर, एक है लूनर। सोलर यानी कि सूरज ग्रहण और लूनर eclipse यानी कि चंद्र ग्रहण। तो पहले हम पढ़ेंगे सोलर eclipse के बारे में। It occurs on a new moon day. It occurs when the moon comes between the sun and the earth. तो ये सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ, सन और अर्थ के बीच में आपका क्या आ जाता है? मून। तो आपका होता है सूरज ग्रहण। The moon casts its shadow on the earth and people in certain parts of earth cannot see the sun. और इस दिन क्योंकि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो मून जो है अपनी शैडो को अर्थ पे कास्ट करता है, जिसकी वजह से अर्थ के कुछ हिस्सों में सूरज नहीं दिखाई देता है। Know it too. A solar eclipse occurs less frequently as compared to a lunar eclipse and can be seen only from certain places on Earth. Also, it does not occur on every no moon day. तो आपका जो सोलर एक्लिप्स होता है वो बहुत ही कम बार देखा गया है एज कम्पेयर टू द लूनर एक्लिप्स, और जैसे आपका लूनर एक्लिप्स जो होता है ये आपका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता रहता है और ऑलमोस्ट हर किसी ने एक लूनर एक्लिप्स तो देखा ही देखा है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। बट सोलर एक्लिप्सेस सिर्फ अर्थ के कुछ हिस्सों से ही देखे जा सकते हैं। अब दूसरे तरीके का है लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। It occurs on a full moon night. As the moon revolves around the earth, the earth's shadow falls on it. तो मून जो है अर्थ के आसपास घूमता है, तो जैसे ही अर्थ जो है अपनी शैडो उस पर पड़ती है मून के ऊपर, अर्थ की शैडो, वैसे ही आपका आ जाता है चंद्र ग्रहण। So we cannot see the moon. The earth comes between the sun and the moon. अब यहाँ पे क्या हुआ है? सन और मून के बीच में अर्थ ने अपनी शैडो कास्ट कर दी है। तो जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है तो आपको मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इस दिन आपका जो मून होता है, अर्थ होता है और सन होता है, ये तीनों एक ही लाइन पे होते हैं। It is covered by the shadow of the earth. It is known as the total lunar eclipse. और इसीलिए इसको total lunar eclipse कहा जाता है क्योंकि lunar का मतलब ही चांद होता है और total lunar eclipse का मतलब है कि पूरी तरीके से आपको चांद नहीं दिखाई देगा। Artificial satellites. Artificial satellites are man-made objects that orbit the earth. They revolve around the planet just as the moon does. Like the moon, artificial satellites reflect the sunlight and can be clearly seen in the night sky. अब मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैन मेड होते हैं, यहाँ से भेजे जाते हैं स्पेस में, जो अर्थ को कॉन्स्टेंटली ऑर्बिट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। और बिल्कुल जैसे मून पे जब सन की लाइट पड़ती है और हमें दिखाई देता है, वैसे ये सैटेलाइट्स एक क्लियर नाइट में दिखाई दे सकते हैं, बट हमें इसीलिए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो इसी वजह से हमें वो सैटेलाइट्स नहीं दिखाई देते। Ground stations on the earth send and receive signals to satellites. Aryabhat launched in 1975 was the first Indian satellite. India launched Cartosat 2A, a remote sensing satellite in April 2008. तो आपके बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे गए हैं बाहर, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग रीजंस की वजह से भेजे हैं।
इंडिया ने अपना पहला ऐसा सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया था जिसका नाम था आर्यभट्ट, और ये सिग्नल्स को रिसीव करके वापस सेंड करता था अर्थ में। ये अलग अलग कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए भेजा गया था। इंडिया ने कार्टोसैट 2A एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को अप्रैल 2008 में लॉन्च किया था। There are different types of satellites, each designed for a specific purpose। अब अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं और अलग अलग सैटेलाइट्स के जो रीजंस होते हैं, फंक्शनिंग होती है, वो डिफरेंट होती है। तो पहला है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। एज द नेम सजेस्ट्स, कम्युनिकेशन यानी कि आपकी जो बातें होती हैं, आपको अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन पास ऑन करवाई जाती है, तो ये सैटेलाइट उन चीजों के लिए यूज होती है। Satellites are used to transmit telephone messages and radio and television signals. These satellites have made it possible for us to watch cricket, soccer and tennis matches or other events happening anywhere in the world. तो यहाँ पे हम बैठे हैं, क्रिकेट के मैच, सॉकर के मैच, टेनिस के मैच अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, बट आप एक ही जगह पर बैठ के देख पाते हैं। कैसे? सैटेलाइट्स की वजह से। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स सिग्नल्स रिसीव करते हैं और वापस ट्रांसमिट करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दूसरे तरीके का है वेदर सैटेलाइट। वेदर का मतलब मौसम, और मौसम विभाग नेचुरली वेदर सैटेलाइट को स्टडी करता है आपको अलग अलग वेदर फिनोमेना बताने के लिए। एडवांस में ही प्रेडिक्शन हो जाती है कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, कैसे होता है? वेदर सैटेलाइट की मदद से। Some artificial satellites carry instruments that gather and send back information about the Earth and its surroundings. This information is of great value to weather forecasters, scientists, military planners, farmers and fisher folk. अब वेदर सैटेलाइट से क्या होता है? ये अलग अलग इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, गैदर करती है, वापस भेजते हैं किसको? वेदर फोरकास्टर्स को, जो आपको मौसम विभाग होता है जो आपको बताता है कहाँ पर कब किस टाइप का वेदर फिनोमिना होगा। साइंटिस्ट को अलग अलग रिसर्चेस में हेल्प करता है, मिलिट्री प्लानर्स को, फार्मर्स को और फिशर फोक को, क्योंकि अलग अलग वेदर फिनोमिना की वजह से अलग अलग लोकेशंस पे जो मछलियां होती हैं वो आती और जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा होता है नेविगेशन सैटेलाइट्स। अब नेविगेशन का मतलब क्या होता है? रास्ते को लोकेट करना। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS can be used today to track aeroplanes, ships, trains, cars or anything that moves. तो नेविगेशन GPS जो कि सब ने ऑलमोस्ट यूज करा हुआ है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कौन सी जगह कहाँ पर है, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपकी कोई ट्रेन है, फ्लाइट है, बस है, कोई गाड़ी है, आपको वो अगर ट्रैक करना है कि ट्रेन कहाँ तक पहुंची है, फ्लाइट कहाँ तक पहुंची है, कौन सी गाड़ी इस टाइम पे कौन सी पोजिशन पे है, वो कैसे पॉसिबल है? नेविगेशन सैटेलाइट की वजह से। तो GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबली कौन सी जगह कहां पर पोजिशन्ड है वो आपको नेविगेशन सैटेलाइट से पता चलता है। फिर आता है एजुकेशन। Satellites are used to promote education. India has launched the satellite EduSat to help spread knowledge through distance education programs. तो आप यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे रिमोट एरियाज ऐसे होते हैं कंट्री में, अलग अलग लोकेशंस पे, जहाँ पे पढ़ाई लोग नहीं कर पाते हैं, या तो बाहर मूव नहीं कर पाते हैं, बाहर जाने के पैसे नहीं हैं। तो एजुकेशन सैटेलाइट, एडू सैटेलाइट भेजा गया है आपका, इंडिया से लॉन्च किया गया है, ताकि दूर दूर तक जहाँ से लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनके घरों तक ये पढ़ाई का साधन पहुँच पाए, ऑनलाइन पढ़ाई हो पाती है। टाइड्स। अब टाइड्स क्या होता है? जो लहरें बनती है समुद्र में, कभी ऊंची कभी नीची, वो होती कैसे हैं? ड्यू टू ग्रेविटी, मून पुल्स वाटर फ्रॉम द सीज एंड ओशियन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड टाइड। तो मून में भी ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो पानी में जो लहरें बनती हैं वो अपने आप नहीं बनती हैं, वो इसीलिए बनती हैं क्योंकि मून में ग्रेविटेशनल पुल होता है और वो समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचती है। अब क्योंकि अर्थ में भी अपना ग्रेविटेशनल पुल है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द मून्स ग्रेविटेशनल पुल, और मून थोड़ा दूर भी है, इसी वजह से सिर्फ लहरें बनती है, पानी पहुंच नहीं पाता है वहां तक। तो ये जो पुल होता है, ये वेव्स बनती हैं, टाइड्स बनती हैं, ये मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बनती हैं। टाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, हाई टाइड एंड लो टाइड। तो आपकी टाइड दो टाइप की होती है, हाई टाइड एंड लो टाइड।
एवरी हाई टाइड इज फॉलोड बाय अ लो टाइड। तो पहले आपकी एक हाई टाइड आती है, उसके बाद आपकी एक लो टाइड आती है। व्हेन वाटर इज पुल्ड बाय मून इट इज कॉल्ड हाई टाइड। इन द एरिया बिटवीन टू हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म्स लो टाइड्स। तो आपका जो मून होता है पानी को जब पुल करता है तो हाई टाइड होती है। अब दो हाई टाइड्स, ये एक पानी टाइड बनाई, ये एक टाइड बनाई, ये दोनों हाई टाइड आपकी बनी है मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब इसके बीच में जो एरिया है ये है आपकी लो टाइड वाला रीजन। द हाइएस्ट टाइड अकर्स ऑन फुल मून नाइट। जिस दिन पूर्णिमा होती है, फुल मून नाइट होता है, उस दिन आपका सबसे ज्यादा हाई टाइड होती है, क्योंकि मून आपको पूरी तरीके से दिखाई देता है। The knowledge of tide is also important to fishermen when they go out catching fish in the seas. In a low tide day, they cannot bring back their boats to the shore because the sea water recedes far away from the shore. अब ये important कैसे है, ये इस सेक्शन में कैसे आया? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फिशरमैन होते हैं, जो मछली को निकालने के लिए जाते हैं नेटिंग से, उनके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि हाई टाइड और लो टाइड में आपकी जो फिशेस होती हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे आती हैं। प्लस अगर लो टाइड होगा तो जो फिशरमैन है वो शोर तक आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी लहरें बनेंगी ही नहीं आपकी पानी में। तो इसीलिए आपका ये सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। नो इट टू। Space travelers like Rakesh Sharma, Kalpana Chawla and Sunita Williams have inspired young people to go into space. Chandrayaan 3 is the third mission in Chandrayaan program by ISRO. The spacecraft is landing on 23rd August 2023. तो बहुत सारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं, जैसे कि राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इन्होंने बहुत सारे यंग लोगों को इंस्पायर करा है स्पेस मिशंस के लिए। तो चंद्रयान प्रोग्राम का ही एक मिशन चंद्रयान 3 जो कि लैंड कर चुका है सक्सेसफुली ऑन August 23, 2023। एक्टिविटी: select students on groups to represent the sun, the earth and the moon. Arrange them with the moon between the sun and the earth as shown in the figure. Ask the other students to see how the moon blocks the rays of the sun from falling on the earth. तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को लेना है, किसी को सन बनाना है, मून बनाना है और किसी को आपको बना देना है अर्थ। उसके बाद आपको पोजीशनिंग करनी है, बिल्कुल जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया। आपको दिखाना है कि किस तरीके से मून जो है वो सन लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है जिस टाइम पे सोलर एक्लिप्स होता है, और अर्थ पे पड़ने ही नहीं देता। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। The Earth is the third planet from the sun. It is the only known planet where living things exist. It has air, water, soil and an atmosphere that makes life possible. तो एक थर्ड, पहली बात तो सोलर सिस्टम में तीसरा प्लैनेट है हमारा अर्थ, सन के बाद, और ये एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है। और इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे ही प्लैनेट पे एयर, वाटर और सॉइल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर पे। Let us look at the structure of the earth to understand what is inside and outside our planet. तो अर्थ में अलग अलग टाइप के आपके स्ट्रक्चर हो रखे हैं। People who study the structure of the earth are called geologists. अब यही स्ट्रक्चर जो अर्थ का है, जब लोग स्टडी करते हैं जो लोग, उनको जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। Inside the earth, अर्थ के अंदर क्या क्या है? The earth seems like it is made up of one big solid rock, but it is actually made up of different layers. देख के ऐसा लगता है, अगर सिर्फ आप अपीयरेंस देखेंगे जैसे ये, ऐसा लगेगा एक बड़ा सा पत्थर है गोल, बट अलग अलग स्ट्रक्चर से अर्थ बना है। The earth consists of the following 3 layers. सबसे पहली लेयर है क्रस्ट, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये। It is the outermost layer of the earth. We live on this layer. The crust layer has mountains and valleys, deserts and plains. It also has the oceans and seas. In some places, the earth's crust is very thin. In other places, it is quite thick. एक अंडा आपने देखा है, अंडे की जो आउटर लेयर होती है बिल्कुल वैसे ही आपकी क्रस्ट होती है। फिर अंडे की नेक्स्ट लेयर क्या होती है? जो उसका व्हाइट पार्ट होता है वो मैंटल होता है, और जो येलो पार्ट होता है वो कोर की तरह रिप्रेजेंटेड होता है। तो ये क्रस्ट आउटर मोस्ट पार्ट है,
इसी में हम रहते हैं। माउंटेन्स, ओशियंस, सीज, ये सारी चीजें आपकी क्रस्ट में है। मैंटल, मैंटल होती है दूसरी लेयरिंग। इट इज द मिडल लेयर एंड लाइज बिलो द क्रस्ट. Its upper part is made of solid rock, whereas the inner lower part consists of molten rock called magma. तो अब सेकेंड लेयरिंग है, ये आपकी क्रस्ट के बीच में बाद में आती है, मिडिल पार्ट है, मैंटल है। मैंटल के भी आपके दो पार्ट हैं। जो मैंटल का अपर पार्ट है, जैसे आपका ये है, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, ये आपकी क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद आपका यहां पर मैंटल आता है। मैंटल भी आपका दो टाइप का होता है। मैंटल का ही जो अपर रीजन होता है, एक रीजन मैंटल का होगा हार्ड रॉक, और इसी का जो बीच वाला रीजन आता है, उसकी जस्ट नीचे वाला, वो मैग्मा होगा, मोल्टन फॉर्म में। When a volcano erupts, the magma comes out onto the surface of the earth. This layer consists of a lot of iron and magnesium. अब कभी भी जो वोल्केनिक इरप्शन होती है उसमें जो मैग्मा आता है वो इसी रीजन से बाहर की तरफ आता है, और इस लेयरिंग में आपका बहुत सारा आयरन और मैग्नीशियम होता है। अब आता है तीसरा पार्ट, कोर। It is the innermost layer and forms the center of the earth. The core is divided into an outer core and an inner core. The outer core contains molten iron and nickel. The inner core is a solid ball thought to be made of solid iron and nickel. तो कोर जो है आपका इनर मोस्ट पार्ट है, सेंटर बनाता है ये अर्थ का, और ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका आउटर कोर और दूसरा है आपका इनर कोर। जो आपका आउटर कोर है उसमें मोल्टन फॉर्म में ही आपका आयरन और निकल प्रेजेंट है, और जो इनर कोर है उसमें भी आपका आयरन और निकल प्रेजेंट है, बट सॉलिड फॉर्म में। और ये सारी assumptions हैं। Many years ago, the earth was very hot. With time, it cooled down and developed cracks. In some places, hot gases escaped from these cracks, while mountains were pushed up in some places. अब पहले जब स्टार्टिंग में अर्थ जस्ट फॉर्म ही हुई थी, तो उस टाइम पे अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू हुआ और बीच में बनने लग गए क्रैक्स। अब कहीं कहीं पे हॉट गैसेस ने एस्केप किया इन क्रैक्स से, वाइल कुछ माउंटेन्स जो थे वो पुश होकर बड़े बड़े हो गए। तो कहीं कहीं पे आपको माउंटेन्स जो ऐसे ही दिखाई देते हैं, माउंटेन्स, वो इन्हीं की वजह से होते हैं। Changes in the Earth's crust led to several phenomena like earthquakes, volcanic eruptions and tsunami. Let us read about them. अब ये जो अर्थ की क्रस्ट में इतने सारे चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से आपके अलग अलग फिनोमिनाज होते हैं, जैसे earthquake, volcanic eruptions and tsunamis. अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। Keep in mind, Moon, the natural satellite of the Earth, phases of Moon, changing shapes of the Moon, eclipses, a partial or total blocking of the light of the Sun by a heavenly body, satellite, an object of heavenly body that orbits around the planet, artificial satellite, the man-made objects that orbits the Earth. तो मून क्या है? इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून के अलग अलग फेजेस होते हैं, बिकॉज मून भी कॉन्स्टेंटली अर्थ को ऑर्बिट करता है एंड अर्थ कॉन्स्टेंटली सन को ऑर्बिट करता है। इसी वजह से आपके एक्लिप्सेस होते हैं। एक्लिप्सेस यानी कि पार्शियल ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं देता या तो सूरज या फिर चांद। सैटेलाइट आपकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हेवनली बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टेंटली एक प्लैनेट को, किसी भी प्लैनेट को ऑर्बिट करती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अर्थ को ऑर्बिट या किसी भी प्लैनेट को ऑर्बिट करती हैं, बट दीज आर मेड बाय मैन। रैप इट अप। The sun is the closest star to the earth. The moon is the biggest and brightest object that we see in the night sky. The earth has air, water, soil and an atmosphere that makes life possible. The earth consists of three layers: crust, mantle and core. The first manned mission to the moon happened on July 16th, 1969. तो सन जो है वो आपकी अर्थ के सबसे पास है,
मून जो है बिगेस्ट है, हाईएस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि आपको नाइट स्काई में दिखाई देता है। अर्थ में लाइफ पॉसिबल है बिकॉज अर्थ में ही एटमॉस्फेयर है, वाटर है, एयर है और सॉइल है। अर्थ की भी 3 लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर है आपकी क्रस्ट, फिर आपकी मैंटल मिडल लेयर आती है और इनर मोस्ट है आपका कोर। और पहला मैन्ड मिशन टू द मून हैपेंड ऑन 16 जुलाई 1969। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप खुद से करिए।